सभी को नमस्कार। मैं संजय चेतवानी गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल देपालपुर इंदौर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेखांकन अकाउंटेंसी कक्षा 12वीं इकाई 1 लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन, अकाउंटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना आज का टॉपिक है और इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज सेवा करना जिनका उद्देश्य होता है, गरीबों के उत्थान के लिए, गरीब लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के भले के लिए जो संस्थाएं काम करती हैं उन्हें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में उनकी गिनती होती है। जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल, जैसे अनाथालय, वृद्ध आश्रम यानी ओल्ड एज होम, जैसे कोई वेलफेयर क्लब हो, समाज कल्याण के लिए कोई क्लब का निर्माण किया गया है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर यानी चर्च। जैसे पेशेवर व्यक्ति जिनका उद्देश्य क्रय विक्रय करना नहीं है, सेवा प्रदान करना है, सेवा देके कुछ आय अर्जित करना, माल का क्रय विक्रय नहीं करना। जिस प्रकार से कपड़े का व्यापारी कपड़े का क्रय विक्रय करता है, तो ऐसी संस्थाओं की गिनती व्यापारिक संस्थाओं में होती है, और जिनका उद्देश्य क्रय विक्रय करके आय अर्जित करना नहीं होता वो लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में उनकी गिनती होती है, जो सेवा देके आय अर्जित करते हैं। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं, लाभ न कमाने वाली अर्थात गैर व्यापारिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय समाज कल्याण के लिए परमार्थिक गतिविधियां संचालित करना होता है। मनोरंजन के लिए बनाए गए क्लब, साहित्य परिषदें, वाचनालय एवं पुस्तकालय, धार्मिक क्षेत्र में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे, चिकित्सा के लिए औषधालय, शैक्षणिक क्षेत्र में विद्यालय तथा महाविद्यालय आदि ऐसी संस्थाएं हैं जिनका ध्येय लाभ कमाना नहीं होता है, अतः इन्हें लाभ न कमाने वाली संस्थाएं कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण अपन देख लेते हैं। जैसे शिक्षण संस्थाएं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रबंध संस्थान, तकनीक संस्थान इन संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। पेशेवर व्यक्ति या संस्थान जैसे डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेडिकल काउंसिल, बैंकर्स एसोसिएशन आदि, ये सब लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में इनकी गिनती होती है। सामाजिक या धार्मिक संस्थान, सामाजिक जैसे अस्पताल, पुस्तकालय, अनाथालय, और धार्मिक जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि, ये लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में इनकी गिनती होती है। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं द्वारा बही खाता रखने की आवश्यकता है उद्देश्य, जब इनका उद्देश्य लाभ कमाना है ही नहीं, फिर भी अगर ये बही खाता रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, क्या कारण है। शुद्ध व्यावसायिक आय की गणना, जैसे कोई अस्पताल है तो उसको क्या कमाई हुई उसकी गणना करने के लिए उसको बही खाता रखना पड़ता है, अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है। व्ययों के संतुलन के लिए कोई कॉलेज है, कोई अस्पताल है, कोई डॉक्टर का क्लिनिक है, कोई वकील का ऑफिस है, तो वो उसके खर्चे क्या हो रहे हैं, खर्चों के संतुलन के लिए, खर्चे कम करने के लिए, खर्चों का हिसाब किताब रखने के लिए उनको भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। आर्थिक स्थिति का ज्ञान, कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, आज से 4 साल पहले उनकी क्या कंडीशन थी, आज की क्या कंडीशन है और भविष्य में उनकी कैसी कंडीशन हो सकती है, इसके लिए उनको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। आयकर का भुगतान करने के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई फर्म है, या फिर किसी वकील का ऑफिस है, या फिर किसी डॉक्टर का क्लिनिक है, तो उनको भी इनकम टैक्स भरना पड़ता है, तो उसके कैलकुलेशन के लिए उनको अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है। सदस्यों की जानकारी के लिए कोई क्लब है, अब क्लब के कितने क्या सदस्य हैं उसकी जानकारी के लिए उनको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। लाभ न कमाने वाली संस्था या फिर व्यापारिक संस्थाओं में अंतर। उद्देश्य, इनका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण या पारमार्थिक सेवा प्रदान करना होता है, और व्यापारिक संस्थाओं का क्या उद्देश्य होता है, व्यापारिक क्रियाओं द्वारा आय अर्जित करना। दूसरा है वित्तीय विवरण, तो जो व्यापारिक संस्थाएं हैं वो प्रमुख रूप से 3 वित्तीय विवरण मतलब 3 प्रकार के खाते मेंटेन करती हैं। एक तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा। और जो व्यापारिक संस्थाएं होती है वो प्रमुख रूप से 3 वित्तीय विवरण के लिए खाते बनाती है। एक जो इनके 3 वित्तीय विवरण रहते हैं, एक तो व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा।
पूंजी कोष या पूंजी खाता, जो लाभ न कमाने वाली संस्था है वो पूंजी कोष का निर्माण करती हैं और जो व्यापारिक संस्था है वो पूंजी खाते का निर्माण करती हैं। प्रतिफल, व्यापारिक संस्था जो लाभ न कमाने वाली संस्था है उनको अगर कुछ बचत होती है उसको वो सरप्लस बोलती है, और अगर कोई कमी रहती है, कुछ मतलब खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और आमदनी कम रह जाती है तो उसको कमी या फिर घाटा या फिर डेफिसिट बोलती है। और व्यापारिक संस्थाओं को अगर कुछ फ़ायदा होता है तो उसको प्रॉफिट, और नुकसान होता है तो उसको लॉस बोलते हैं। उसके बाद में बचत या लाभ का वितरण, जो बचत या फिर जो मतलब घाटा होता है वो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं पूंजी कोष में उसका एडजस्टमेंट कर देती हैं, और जो व्यापारिक संस्थाएं रहती हैं उनको कोई फ़ायदा या फिर नुकसान होता है उसको पूंजी खाते में समायोजित करते हैं। अब है अगला टॉपिक अपना प्राप्ति भुगतान खाते से आशय। ये लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के द्वारा प्रमुख रूप से बनाया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता एक निश्चित अवधि के पश्चात रोकड़ पुस्तक से तैयार किया जाता है। यह खाता रोकड़ पुस्तक का क्रमिक एवं संक्षिप्त रूप होता है, जिसमें रोकड़ पुस्तक की भांति प्राप्तियां नाम पक्ष में यानी कि डेबिट पक्ष में और भुगतान जमा पक्ष में यानी कि क्रेडिट पक्ष में लिखे जाते हैं। इस खाते में प्राप्तियां और भुगतान का लेखा होने के कारण इसे प्राप्ति भुगतान खाता या आगम शोधन खाता कहते हैं। यह एक वास्तविक खाता है क्योंकि इसका जो बैलेंस होता है वो कैश बैलेंस होता है, इसलिए इसको वास्तविक खाता बोलते हैं। जिनका बैलेंस कैश रहता है वो वास्तविक खाते में उसकी गिनती होगी। तो प्राप्ति भुगतान खाते का जो बैलेंस होता है वो कैश होता है, और कैश क्या है, वास्तविक खाते में उसकी गिनती होती है, इसलिए प्राप्ति भुगतान खाते की भी गिनती वास्तविक खाते में होती है क्योंकि उसका बैलेंस भी कैश बैलेंस होता है। तो प्राप्ति भुगतान खाता कैश बुक के जैसे बनता है, जैसे कैश बुक में या फिर रोकड़ पुस्तक में पैसा आने की एंट्री डेबिट में लिखते हैं और जाने की एंट्री क्रेडिट में लिखते हैं। ऐसे प्राप्ति भुगतान खाते में जो पैसा आता है वो डेबिट में यानी कि प्राप्ति पक्ष में लिखते हैं, और जो भुगतान करते हैं वो क्रेडिट पक्ष में यानी कि पेमेंट साइड में अपन लिखते हैं। आने की एंट्री डेबिट में यानी कि प्राप्ति पक्ष में और जाने की एंट्री क्रेडिट में यानी कि भुगतान पक्ष में। अब प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं या प्राप्ति भुगतान खाते की बनाने की विधि। सबसे पहले इसमें शीर्षकवार लेखा किया जाता है, यानी कि साल भर में हमने कितनी सैलरी दी वो इकट्ठी सैलरी हेड में लिख दी जाएगी। साल भर में हमने कितना किराया चुकाया वो एक साथ किराए खाते में मतलब किराए के नाम से इकट्ठा लिख दिया जाएगा। साल भर में हमको कितना चंदा मिला वो प्राप्ति साइड में चंदे में इकट्ठा दिखा दिया जाता है, यानी इसमें शीर्षकवार लेखा किया जाता है हेड वाइज। प्राप्ति और भुगतान का ही लेखा होता है, प्राप्तियों का लेखा डेबिट में, भुगतान का लेखा क्रेडिट में किया जाता है। प्रारंभिक तथा अंतिम शेष, जैसे कैश बुक में ओपनिंग कैश बैलेंस होता है कि शुरू में हमारे पास कैश बैलेंस कितना था और एंड में हमारा कैश बैलेंस कितना निकला। ऐसे ही इसमें प्राप्ति भुगतान खाते में 1 जनवरी या फिर 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस होता है कैश बैलेंस, और 31 दिसंबर या 31 मार्च का कैश बैलेंस कितना हुआ ये निकाला जाता है। समस्त नगद या रोकड़ व्यवहारों का इसमें लेन देन होता है, उधार का इसमें काम नहीं होता, उधार व्यवहारों का लेखा इसमें नहीं किया जाता। नगद प्राप्ति और नगद भुगतान का लेखा इसमें किया जाता है। पूंजी और आगम प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा किया जाता है। बार बार होने वाले खर्चों को भी दिखाया जाता है, कभी कभार होने वाले खर्चों को भी दिखाया जाता है। जैसे भवन खरीदेंगे तो भी भुगतान में दिखाएंगे, भवन की मरम्मत कराएंगे तो भी भुगतान खाते में दिखाएंगे, भुगतान साइड में दिखाएंगे सॉरी। अगर हमको कोई प्राप्ति हो रही है, कभी कभार होने वाली प्राप्ति है तो भी प्राप्ति साइड में दिखाएंगे, और आए दिन होने वाली प्राप्ति है तो भी इसको प्राप्ति साइड में अपन दिखाएंगे। जैसे मशीन खरीदी तो भी प्राप्ति साइड में मतलब सॉरी मशीन खरीदी पेमेंट किया तो वो पेमेंट साइड में दिखाएंगे, और मशीन की मरम्मत करी वो बार बार करवाते हैं वो भी पेमेंट साइड में दिखाई जाएगी। मशीन खरीदना एक बार का खर्चा है वो भी पेमेंट साइड में, और उसकी मरम्मत बार बार का खर्चा है वो भी पेमेंट साइड में, यानी पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय दोनों दिखाए जाते हैं। प्राप्ति भुगतान खाते के दोष या कमियां सीमाएं, या प्राप्ति भुगतान खाता आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है। क्यों नहीं है तो वो कमियों के कारण ही नहीं है। तो वो प्रमुख कमी अपन देखते हैं, केवल इसमें नगद व्यवहारों का लेखा होता है, उधार व्यवहारों का लेखा नहीं होता, यानी पूरी जानकारी हमको प्राप्ति भुगतान खाते से प्राप्त नहीं हो पाती। पूंजी और आगम एक साथ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बार बार होने वाली चीज़ों भी लिख दी जाती हैं और कभी कभार होने वाली चीज़ों को भी लिख दिया जाता है, इसलिए ये आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है। चिट्ठे का निर्माण इससे संभव नहीं है, इससे अपन चिट्ठा नहीं बना सकते, इसलिए ये आर्थिक स्थिति का सूचक नहीं है। लाभ हानि नहीं दर्शाता, ये केवल कैश बैलेंस को दर्शाता है, इसलिए आर्थिक स्थिति का सूचक इसको नहीं मान सकते। इसके माध्यम से अपन कोई विश्लेषण नहीं कर सकते, कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, इसलिए इसको अपन आर्थिक स्थिति का सूचक नहीं मान सकते। अब लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की आय के प्रमुख साधन, प्रमुख रूप से इनको चंदा मिलता है। अगर कोई क्लब है तो क्लब की आमदनी का मुख्य जरिया क्या है, चंदा। ये चंदा इकट्ठा करते हैं, ये अपने मेंबर बनाते हैं तो उनसे सदस्यता शुल्क इकट्ठा करते हैं। अगर कोई संस्था है, कोई क्लब है
जैसे भी बताया कि कोई क्लब है तो वो क्लब चंदा लेगा, अपने क्लब के मेंबरों से सदस्यता शुल्क लेगा, एंट्री फीस यानी कि प्रवेश शुल्क लेगा, दान लेगा, भेंट या उपहार स्वरूप के रूप में इनको भी आमदनी होती है। राजकीय आर्थिक सहायता मिलती है, कोई पार्टी रहती है, कोई रूलिंग पार्टी है या फिर जो अपोजिशन पार्टी है उनके जो लीडर्स रहते हैं वो कुछ आर्थिक सहायता कर देते हैं। विनियोग की आय लाभांश या ब्याज के रूप में इनको प्राप्त होती है। और मनोरंजन या खेलकूद की गतिविधियों के संचालन से इनको आय मिलती है, जैसे उन्होंने कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, कोई चैरिटी शो ऑर्गेनाइज कराया, उसकी टिकटों की बिक्री से इनको आमदनी होती है। इनकी आय के साधन रहते हैं। अब लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के व्यय के साधन, कार्यालय व्यय, अगर ये कार्यालय मेंटेन करेंगे, कोई ऑफिस मेंटेन करेंगे, उनको व्यय करना है। और फिर ऑफिस मेंटेन करेंगे तो वहाँ पे कर्मचारी को रखेंगे, उनको वेतन देंगे। मजदूरी का काम करेंगे, जैसे उन्होंने कोई गोल्फ क्लब का मैदान बना रखा है, कोई मैदान बना रखा है, कोई खेलकूद का मैदान बना रखा है, वहाँ पे जो लोग काम करें उनको मजदूरी देंगे। समाचार पत्र, खेल संबंधी उपकरण या फिर सामान पर व्यय, किराया, लेखन सामग्री, ये कहीं किराए की बिल्डिंग ले रखे तो किराया भरना पड़ेगा, लिखा पड़ेगा काम है तो सामग्री लेखन सामग्री का खर्चा, ठीक है ना। प्रकाश व्यवस्था, ऑफिस है तो प्रकाश की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। स्थानीय कर, अगर कहीं पर उन्होंने कोई ऑफिस ले रखा है, खरीद रखा है, तो उस पर उनको टैक्स भी भरना पड़ेगा लोकल बॉडीज़ को। तो इनके व्यय के साधन है इस प्रकार से ही। अब आय व्यय खाता है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो प्राप्ति भुगतान खाते की कमियों को दूर करने के लिए आय व्यय खाता बनाया जाता है। जैसे अपन देखा है कि प्राप्ति भुगतान खाते में कुछ कमियां हैं कि उसमें आगमगत और पूंजीगत व्यवहारों पर लिखा होता है, रोकड़ व्यवहारों का ही लिखा होता है केवल, उससे चिट्ठा बनाना संभव नहीं रहता। तो उन सारी कमियों को दूर करने के लिए आय व्यय खाता बनाया जाता है। इस खाते को बनाने का उद्देश्य एक अवधि विशेष से संबंधित आय व्यय के परिणाम ज्ञात करना होता है कि हमारी कितनी आय हुई और कितने व्यय हुए। जिस प्रकार व्यापारिक संस्थाएं लाभ अथवा हानि जानने के लिए लाभ हानि खाता बनाती है, उसी प्रकार लाभ न कमाने वाली संस्थाएं या गैर व्यापारिक संस्थाएं या व्यावसायिक व्यक्ति अपने व्यावसायिक परिणाम जानने के लिए आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। जैसे व्यापारिक संस्थाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, वैसे ही आय व्यय खाता बनाया जाता है गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा। आय व्यय खाता एक नाम मात्र का खाता रहता है, क्योंकि आय व्यय का जो एंडिंग जो आंसर रहता है, जो बैलेंस होता है, वो प्रॉफिट या लॉस यानी कि सरप्लस और डेफिसिट के रूप में रहता है। और सरप्लस या डेफिसिट नाम मात्र का खाता है, इसलिए पूरा जो खाता है वो नाम मात्र का खाता माना जाएगा। अब आय व्यय खाते और प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर, जैसे अभी हमने प्राप्ति भुगतान खाते के बारे में भी जाना, आय व्यय खाते के बारे में जाना, अब इन दोनों के अंतर को देख लेते हैं। स्वभाव, यह गैर व्यापारिक संस्थाओं और व्यावसायिक व्यक्तियों के लिए लाभ हानि खाते के स्थान पर बनाया जाता है। आय व्यय खाता किसके द्वारा बनाया जाता है? गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा, और लाभ हानि खाते की जगह बनाया जाता है। और प्राप्ति भुगतान खाता जो रहता है एक निश्चित अवधि के बाद बनाया जाता है। इसमें समस्त नगद व्यवहारों का संक्षिप्तीकरण होता है। सारे नगद व्यवहारों का संक्षिप्तीकरण एक साथ हो जाता है कि हमने साल भर में कितने नगद व्यवहार करा, कितनी नगद प्राप्ति हुई, कितना नगद भुगतान करा, इसके लिए प्राप्ति भुगतान खाता, और कितनी आय हुई, कितने व्यय हुआ, उसके लिए आय व्यय खाता। दूसरा है खाते का प्रकार। आय व्यय खाता नाम मात्र के खाते की प्रकृति का है, क्योंकि इससे प्रॉफिट या लॉस निकलता है। प्रॉफिट या लॉस नाम मात्र के खाते की प्रकृति का रहता है। और प्राप्ति भुगतान खाते का जो बैलेंस होता है वो कैश बैलेंस होता है, वो वास्तविक खाते की प्रकृति का होता है। इसलिए प्राप्ति भुगतान खाता वास्तविक खाता माना जाता है और आय व्यय खाता नाम मात्र का खाता माना जाता है। मदें, डेबिट पक्ष में आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में समस्त व्यय और हानि लिखते हैं और क्रेडिट पक्ष में समस्त आय का लिखा होता है। और प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में समस्त प्राप्तियां और क्रेडिट पक्ष में समस्त भुगतान का लिखा होता है। प्रारंभ व अंत। आय व्यय खाता, इस खाते का प्रारंभ न तो रोकड़ पुस्तक के शेष से होता है, न तो अंत में रोकड़ पुस्तक का शेष लिखा जाता है। लेकिन प्राप्ति भुगतान खाते के शुरुआती कैश बैलेंस से होती है, उसका एंड भी कैश बैलेंस से होता है। आगमगत और पूंजीगत। आय व्यय खाते में केवल आगमगत मदों का लिखा होता है, जो रोजमर्रा में जो होने वाली आय या व्यय होती है उनका लिखा होता है। कभी कभार होने वाली आय या व्यय का लिखा नहीं होता। जैसे बिल्डिंग खरीदने का लिखा आय व्यय खाते में नहीं होता है, बिल्डिंग की मरम्मत का लिखा होता है। बिल्डिंग अपन एक बार खरीदते हैं, मरम्मत बार बार करते हैं, तो एक बार वाले खर्चे यानी पूंजीगत खर्चों का लिखा आय व्यय खाते में नहीं होता, बार बार वाले खर्चों का होता है। जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में सभी प्रकार के व्ययों का लिखा होता है, भले वो पूंजीगत हो या आगमगत हो। एक प्रश्न अपन देख लेते हैं। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। नोट करने से आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे स्क्रीन चेंज होगी तो ये प्रश्न आपकी स्क्रीन से हट जाएगा। इसलिए इस प्रश्न को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और इस प्रश्न को अपन सॉल्व करते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता बनाने के ऊपर ये प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 1, अखिलेश पुस्तकालय की पुस्तकों में निम्न सूचनाओं के आधार पर वर्ष 2018 का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए।
1 जनवरी 2018 को रोकड़ शेष 3000 रुपये, प्रवेश शुल्क 500 रुपये, वर्ष 2018 का चंदा प्राप्त 900 रुपये, वर्ष 2017 का चंदा प्राप्त 2018 में प्राप्त हुआ 100 रुपये, किराया चुकाया 50 रुपये, पुस्तकों का क्रय 1330 रुपये, मैगजीन और अखबार क्रय 500 रुपये, कागज आदि का क्रय 10 रुपये, विविध व्यय 10 रुपये और वेतन 100 रुपये का अपन ने पेमेंट किया। ये आपके सामने एक प्रश्न है स्क्रीन पर, इसी को अपन सॉल्व करेंगे। प्राप्ति भुगतान खाता अपन को बनाना है। तो प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय अपन को कैटेगराइज करना है इस क्वेश्चन को। जितनी भी प्राप्तियां हैं उनको अपन को अलग छाटना है और जितने भी भुगतान उनको अपन को अलग खाते में छाटना है। जो प्राप्त हो रहा है उसको अपन को डेबिट में लिखना है और जो भुगतान कर रहे हैं उसको अपन को क्रेडिट में लिखना है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 1 जनवरी 2018 को रोकड़ शेष 3000 रुपये। जैसे अपन कैश बुक बनाते थे तो शुरुआत अपन रोकड़ बैलेंस से करते थे, तो इसकी शुरुआत भी रोकड़ बैलेंस से होगी। डेबिट में अपन कैश बैलेंस को लिखेंगे। उसके बाद में सारी प्राप्तियों को अपन डेबिट में लिख देंगे। जैसे प्रवेश शुल्क 500 रुपये, फिर वर्ष 2018 का चंदा प्राप्त हुआ 900 रुपये और वर्ष 2017 का चंदा वर्ष 2018 में प्राप्त हुआ 100 रुपये। ठीक है ना। ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये सब अपन को प्राप्ति साइड में लिखना है। एक तो रोकड़ बैलेंस 3000 रुपये अपन को प्राप्ति साइड में दिखना है। फिर प्रवेश शुल्क क्लब को मिलता है, जो ये पुस्तकालय रहते हैं या फिर जो वेलफेयर क्लब रहते हैं इनको प्रवेश शुल्क मिलता है, ये भी अपन को प्राप्ति साइड में दिखाना है। इनको चंदा प्राप्त हो रहा है 2018 का और 2017 का 2 चंदे आपको दिख रहे हैं, ये भी आपको प्राप्ति साइड में दिखाना है। इस प्रकार से 3000, 500, 900 और 100 ये 4 चीज़ें आपको ब्लू कलर से दिख रही हैं। चारों चीज़ें प्राप्ति की साइड में अपन दिखाएंगे, यानी कि प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट में दिखाएंगे। और ये पर्पल कलर से आपको दिख रहे हैं, जैसे किराया चुकाया 50 रुपये, पुस्तकों का क्रय 1330 रुपये, मैगजीन और अखबार का क्रय 500 रुपये। ये सब पेमेंट्स हैं जो आपको पर्पल कलर से दिख रहे हैं, सारे पेमेंट हैं, ये अपने चुकाए हैं। तो ये सब प्राप्ति भुगतान खाते के क्रेडिट में चले जाएंगे। कागज आदि का क्रय 10 रुपये, विविध व्यय 10 रुपये और वेतन 100 रुपये। तो ये सब पर्पल कलर वाली जो चीज़ें हैं ये सब भुगतान हैं, ये प्राप्ति भुगतान खाते के क्रेडिट में जाएंगी। और जो ब्लू कलर से देख रहे हैं वो सब प्राप्तियाँ हैं वो डेबिट में आ जाएंगी। तो ये जो मैंने आपको शुरू की जो 4 आइटम बताए वो आपको डेबिट में लिखने हैं। ये जो ब्लू कलर से आपको चीज़ें दिख रही हैं ये सब अपन को डेबिट में दिखनी है। तो आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि 4 चीज़ें आपको डेबिट में दिख रही हैं। एक तो 3000 रुपये का बैलेंस दिख रहा है 2 बैलेंस बीडी के नाम से, फिर प्रवेश शुल्क 2 एंट्री फीस के नाम से 500 रुपये का दिख रहा है, फिर सब्सक्रिप्शन यानी चंदा है वो 2017 का 100 रुपये और 2018 का 900 रुपये प्लस करके अपन को 1000 रुपये का दिखाना है। तो ऊपर जो आपको स्क्रीन पे 4 आइटम दिख रहे हैं वो चारों नीचे अपन ने प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट में लिख दिए। डेबिट साइड को अपन क्या बोलते हैं, रिसिप्ट्स। तो कॉलम देख लीजिए आप, इसमें रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट, ये 4 कॉलम आपको दिख रहे हैं। और जो भी प्राप्त होगा अपन ने उसको डेबिट में लिख दिया। और जो भी अपन भुगतान कर रहे हैं जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है, किराया चुका है 50 रुपये, पुस्तकों का क्रय 1330 रुपये, मैगजीन व अखबार का क्रय 500 रुपये, कागज आदि का क्रय 10 रुपये, विविध व्यय 10 रुपये और वेतन 100 रुपये। ये जो पर्पल कलर से दिख रहे हैं सब अपन को पेमेंट साइड में दिखाना है, यानी क्रेडिट में दिखाना है। तो रिसिप्ट साइड में सारा पैसा आने की एंट्री और पेमेंट साइड में सारा पैसा जाने की एंट्री। तो इसको अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपने उम्मीद करता हूँ कि आपने जो क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया तो आपने नोट करके रखा था। तो सबसे पहले 3000 रुपये का अपन रोकड़ बैलेंस डेबिट में लिखते हैं। पहली स्टेप, सबसे पहले अपन 2 बैलेंस बीडी करके अपन 3000 रुपये डेबिट में लिख देंगे रिसिप्ट साइड में। ठीक है, एक साइड है रिसिप्ट्स का और एक साइड है पेमेंट का। ऊपर जो अपन हेडिंग डाली वो भी रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट अमाउंट हमने डाली है। पहले स्टेप पे अपन सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं, उसके बाद में सारी प्राप्तियों को अपन डेबिट में लिख देते हैं। जैसे 2 एंट्री फीस 500 रुपये, 2 सब्सक्रिप्शन 1000 रुपये, 2017 का 100 रुपये, 2018 का 900 रुपये। पिछले साल का अपन को चंदा मिल रहा है वो भी दिखाएंगे, इस साल का मिल रहा है वो भी दिखाएंगे, जो आने वाले साल का मिल रहा है वो भी दिखाएंगे। 2018 में हमको जितना मिला है वो अपन को पूरा पूरा दिखाना है। तो पहली स्टेप में अपन ने क्या करा, बैलेंस लिख दिया। दूसरी स्टेप में सारी प्राप्तियां लिख दी। तीसरी स्टेप में हमने उन सबको प्लस कर दिया। तो टोटल कितना आया, 4500 रुपये। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 3000 प्लस 500 प्लस 1000, 4500 इसका टोटल आया। तो पहली स्टेप में हमने बैलेंस लिखा, दूसरे स्टेप में सारी प्राप्तियां लिखी, तीसरी स्टेप में अपने इसका टोटल कर दिया। ये 3 स्टेप अपनी हो गई। चौथी स्टेप में अपन सारे पेमेंट्स को क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है ना। रेंट पेड, बुक्स खरीदी, मैगजीन और न्यूज़पेपर में खर्च किया, पेपर खरीदा, सन्ड्री एक्सपेंसेस किए, सैलरी दी, ये सब अपन ने पेमेंट्स को अपन ने दिखा दिया। रेंट पेड 50 रुपये, बुक्स खरीदी 1330 रुपये, मैगजीन और न्यूज़पेपर खरीदे 500 रुपये, पेपर खरीदा 10 रुपये का, सन्ड्री एक्सपेंसेस 10 के किए, सैलरी 100 रुपये की थी। ये सारे अपन ने पेमेंट हमने लिख दी चौथी स्टेप में। ठीक है, फिर 5वीं स्टेप में अपन सारे खर्चों का टोटल करेंगे। तो
डेबिट साइड का टोटल आया था 4500 और क्रेडिट साइड का टोटल आया था 2000। तो 4500 आए, रिसिप्ट्स 4500 की हुई, पेमेंट 2000 के हुए, तो बचत कितने की हो गई, कितना पैसा हमारे पास बच गया, 2500 रुपये। तो ये 2500 का अपन ने बैलेंस क्रेडिट में लिख दिया। फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले अपन ने बैलेंस लिखा 3000 रुपये का, उसके बाद में सारी प्राप्तियों को लिखा अपन ने डेबिट में, फिर बैलेंस और प्राप्तियों का टोटल अपन ने लगा दिया। टोटल आया अपना कितना, 4500 रुपये। उसके बाद में हमने सारे के सारे खर्चों को क्रेडिट में लिख दिया और खर्चों का अपन ने टोटल लगाया, ठीक है ना। खर्चों का टोटल लगाने के बाद में डेबिट साइड का टोटल आया 4500, क्रेडिट साइड का टोटल आया 2000 और हमारे पास पैसा बचा 2500। तो जो बैलेंस हमारा बचा उसको अपन ने इधर लिख दिया। और 2000 का जो पेमेंट साइड का टोटल था उसमें 2500 का बैलेंस जोड़ देंगे तो उधर का भी टोटल अपना 4500 आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल अपना 4500 आ जाएगा। अपना अगला टॉपिक है आय व्यय खाते के निर्माण की विधि, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपन किस प्रकार से मेंटेन करेंगे। तो प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से अपन आय व्यय खाते का किस प्रकार से निर्माण करेंगे वो अपन को देखना है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको टू बैलेंस बीडी रेड कलर से आपको 3000 रुपये का दिख रहा है और बाय बैलेंस सीडी यानी 2500 का आपको भी वो रेड कलर से दिख रहा है। तो जब हम प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से आय व्यय खाता बनाते हैं तो अपन को बैलेंस नहीं देखना रहता, क्योंकि बैलेंस ना तो कोई प्राप्ति है ना कोई भुगतान है, तो बैलेंस अपन को नहीं दिखाना है ना। तो प्राप्ति भुगतान खाते से आय व्यय खाता बनाते समय अपन बैलेंस को छोड़ देते हैं। जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं बैलेंस, दोनों ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ये नहीं दिखेंगे। उसके बाद में आपको पर्पल कलर से बुक्स दिख रही है 1330 रुपये की, ये हमारी प्रॉपर्टी हुई। बुक्स अपन बार बार नहीं खरीदते, अगर अपनी लाइब्रेरी है अपन बुक्स खरीद रहे हैं तो बार बार नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। तो जो कभी कभार होने वाले जो खर्चे हैं वो आय व्यय खाते में अपन नहीं दिखाते। कभी कभार होने वाली आय और कभी कभार होने वाले व्यय, मतलब अपन बिल्डिंग मशीन प्लांट खरीदा, ये बैलेंस शीट के आइटम है। तो कभी कभार होने वाली जो चीज़ें होती है जैसे बिल्डिंग मशीन प्लांट खरीदना या फिर कोई बड़ी आमदनी हो जाना, तो ये जो पूंजीगत प्राप्तियाँ पूंजीगत भुगतान है उसको अपन आय व्यय खाते में नहीं दिखाते। ये पर्पल कलर से मैंने शो कर रखा है, तो ये भी अपन आय व्यय खाते में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बुक्स कोई नॉर्मल का खर्चा नहीं है, रोज़ रोज़ का खर्चा नहीं है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं रेंट, ये बार बार अपन पे करते हैं, मैगजीन वगैरह अपन बार बार खरीदते हैं, पेपर बार बार खरीदते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको देख रहे हैं अपन बार बार उस पर खर्चा करते हैं, सैलरी अपन बार बार खर्च करते हैं, लेकिन बुक्स अपन बार बार नहीं खरीदते, ठीक है ना। तो वो बहुत कम बार खरीदते हैं अपन, इसलिए ये जो बार बार होने वाली चीज़ें हैं उनको अपन दिखाएंगे, एक बार होने वाली चीज़ बुक्स जो है उसको अपन नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस नई स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो ग्रीन कलर्स की जो चीज़ें हैं वो बार बार होने वाली चीज़ें हैं, उसको अपन को आय व्यय खाते में लिखे जानी है। जैसे रेंट पेड 50 रुपये, ये अपन व्यय साइड में दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। जितने भी पेमेंट है उसको एक्सपेंडिचर साइड में यानी कि डेबिट में ले आएंगे, क्रेडिट की चीज़ें डेबिट में चली आएंगी और डेबिट की चीज़ें क्रेडिट में चली आएंगी। क्रेडिट में जो पेमेंट है वो डेबिट के एक्सपेंसेस बन जाएंगे और जो डेबिट की जो रिसिप्ट्स है वो क्रेडिट की इनकम बन जाएंगी। क्रेडिट के पेमेंट डेबिट में एक्सपेंडिचर के रूप में लिख दिए जाएंगे और डेबिट की जो रिसिप्ट्स है वो क्रेडिट में इनकम के रूप में लिख दी जाएंगी, ठीक है ना। तो रेंट पेड, मैगजीन का खर्चे, पेपर का खर्चे, संडे एक्सपेंसेस, सैलरी, ये सब ग्रीन कलर से आपको जो दिख रहे हैं ये बार बार होने वाली चीज़ें हैं। ये पेमेंट से उठ के क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर में चली आएंगी। और जो एंट्री फीस है और जो सब्सक्रिप्शन है वो अपन को रिसिप्ट उठा के इनकम में ले जाना है। बैलेंस को छोड़ देंगे, रेड कलर वाली चीज़ें नहीं लिखेंगे दोनों बैलेंस को, और पर्पल कलर में जो बुक्स दी है वो भी नहीं लिखेंगे, केवल ग्रीन कलर वाली चीज़ लेनी है। वो भी अपन जैसे 2018 का खाता बना रहे हैं, स्क्रीन में आप ऊपर देखिए अपन 2018 लिखा हुआ 31/2018 आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो अपन 2018 का खाता बना रहे हैं तो केवल 2018 की ही आइटम्स को लिखेंगे। आपको सब्सक्रिप्शन आपको दिख रहा है, आप देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन आपको दिख रहा है 2017 का 100 रुपये, 2017 की चीज़ें नहीं लेंगे। अगर अपन 2018 का अकाउंट बना रहे हैं तो 2018 की ही चीज़ों को अपन को लेना है। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में मैंने कुछ चीज़ें काट दी हैं, जैसे बैलेंस काट दिया। बैलेंस ना तो कोई आमदनी है ना कोई खर्चा है, वो अपन नहीं लेंगे। बुक्स एक बार का खर्चा है इसलिए उसको भी नहीं लिया। और जो आपको एक कटी हुई चीज़ दिख रही है फॉर 2017 100 रुपीज़, 2017 का अपन ने जो चंदा था वो हटा दिया। हम 2018 का खाता बना रहे हैं इसलिए 2017 और 2019 की चीज़ें अपन को आय व्यय खाते में नहीं ले जानी। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो अपन ले लेंगे। जैसे आप हम देख पा रहे हैं बैलेंस को अपन को नहीं लेना है, ठीक है। बुक्स को नहीं लेना है क्योंकि वो एक बार की चीज़ें हैं। उसके बाद में जो सब्सक्रिप्शन है 2017 का 100 रुपये, ये भी अपन को नहीं लेना है। इन चीज़ों को छोड़ दे तो बाकी की जो ग्रीन चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सब चीज़ें रिसिप्ट्स वाली चीज़ें इनकम में चली आएंगी। जैसे आप देख रहे हो कि उधर इनकम का कॉलम बना हुआ है, तो रिसिप्ट वाली सारी चीज़ें इनकम में चली आएंगी और पेमेंट वाली सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर में चली जाएंगी।
यानी डेबिट की चीज़ें क्रेडिट में और क्रेडिट की चीज़ें डेबिट में आ जाएंगी। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपन ने क्रेडिट और डेबिट करके सारी चीज़ें लिख दी। आप क्या करेंगे, जो अपन ने इनकम लिखी हुई है, यानी जो प्राप्तियों को अपन ने इनकम में पहुंचा है उसका अपन टोटल करेंगे। ठीक है, फिर अपन ने जो एक्सपेंडिचर में लिखे हैं सारे पेमेंट्स उसको भी अपन टोटल करेंगे। फिर टोटल अपन ने करा एक साइड का 1400 और दूसरे साइड का टोटल आया 670। तो इनकम हुई 1400 की और एक्सपेंडिचर हुआ हमने 670 के। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे, आय में से व्यय घटाएंगे तो हमारी बचत निकल जाएगी। जैसे हमारे जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चे हैं वो 670 के हैं और हमारी जो इनकम है वो 1400 की है। तो 1400 में से 670 माइनस कर देंगे, 1400 की इनकम में से 670 के व्यय माइनस कर देंगे तो हमारी बचत कितनी की हुई 730 की, वो हम सरप्लस के रूप में यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का निर्माण होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।